नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र के बाद यूपी में सियासी पारा हाई हो चला है। सपा सुप्रीमो एक तरफ तो पीडीए सरकार की बात कह रहे हैं, तो वहीं 2025 तक जनगणना कराने की बात कर अखिलेश ने अपना चुनावी दांव खेल दिया है। साथ ही घोषणा पत्र के माध्यम से बीजेपी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाकर अखिलेश सपा के घोषणा पत्र को जनता की मांग करार दे रहे हैं, जिसमें जनता जनगणना से लेकर शिक्षा और मजदूरी और नौकरी में आरक्षण की बात सपा के घोषणा पत्र का अहम हिस्सा है। अब देखना यह है कि एक तरफ तो सपा का घोषणा पत्र और पीडीए की बात, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट के साथ बीजेपी की चुनावी तैयारी। सवाल यह भी है कि दोनों ही पार्टियों के वादों के बाद जनता किसके वादों के साथ जाती है। तो आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र के साथ ही साथ बीजेपी की तैयारी को लेकर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी करके बिगुल फूंक दिया है। जहां अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र जारी करके कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण और मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। अखिलेश ने कहा कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार लोगों को मिलना चाहिए। उन्होंने जीडीपी 3% से बढ़ाकर 6% करने का वादा भी किया है। अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा, उन्होंने कर्मचारियों से पुरानी पेंशन स्कीम भी सभी विभागों में बहाल करने के लिए वादा किया है। उन्होंने कहा कि सीमाएं असुरक्षित होती जा रही हैं। भारत के कुछ हिस्से में सीमा सिकुड़ रही है। अग्निवीर सोची समझी रणनीति है। अग्निवीर नीति को समाप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी दोबारा आई तो कहीं पुलिस पीएससी में भी 3 साल की नौकरी न कर दे। उन्होंने कहा गरीबों को घटिया राशन दिया जा रहा है, पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है दुग्ध सहित सभी फसलों के लिए एमएसपी की गणना होगी। कानून गारंटी के सभी रूप में किसानों को एमएसपी मिलेगी। भूमिहीन किसानों समेत कृषि किसान रेट 2024 में माफ किए जाएंगे। अखिलेश यादव ने आगे कहा किसानों की सिंचाई मुफ्त की जाएगी। यूपी में गन्ना किसानों के लिए समय पर भुगतान होगा। मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपए की जाएगी। खाली पड़ी सरकारी नौकरियों को तत्काल भरा जाएगा। युवाओं के लिए लैपटॉप वितरण योजना पूरे देश में लागू की जाएगी और 2025 तक जातिगत जनगणना कराई जाएगी। सपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि 2025 तक जाति जनगणना कराएंगे। इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय और हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। 2025 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा। निजी क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया तो बीजेपी ने मौके और नजाकत के साथ अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट में 7 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के खिलाफ जयवीर सिंह बीजेपी उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा बलिया से पार्टी ने नीरज शेखर को उम्मीदवार बनाया है। शेखर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं और फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं। बीजेपी ने जिन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है उन नामों में मैनपुरी से जयवीर सिंह, बलिया से नीरज शेखर, मछली शहर से बीपी सरोज, गाजीपुर से पारसनाथ राय, कौशाम्बी से विनोद सोनकर, फूलपुर से प्रवीण पटेल, इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी को मैदान में उतारा गया है। यूपी में बीजेपी ने अब तक कुल 70 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। पहली सूची में 51, दूसरी में 13 नाम थे, लेकिन एक प्रत्याशी का टिकट बदला गया था, यानी कुल 12 नए नामों का ऐलान हुआ था। इस सूची में 7 नाम आए। यूपी में 80 में से बीजेपी 75 सीटों पर खुद लड़ रही है और 5 सीटें सहयोगियों को दी जाएंगी। जिन 5 सीटों पर अभी भी नाम तय होने हैं उनमें रायबरेली, कैसरगंज, भदोही, फिरोजाबाद और देवरिया शामिल है। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी करके सभी चुनावी वादे जनता के सामने रख दिए। तो वहीं बीजेपी ने भी यूपी के अपने 7 और सूरमाओं को मैदान में उतारकर आगे की रणनीति साफ कर दी है। ऐसे में फिलहाल इंतजार 4 जून का है, तभी साफ हो पाएगा कि जनता किसके वादों पर भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र आज जारी किया है, उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के 7 उम्मीदवारों की घोषणा भी की गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सियासी पारा एक बार फिर से हाई हो चला है। क्या कुछ घोषणा पत्र के माध्यम से सामने आ रहा है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब देगी, इसी पर हम आज करेंगे बातचीत। हमारे साथ चंद्रभूषण सिंह जी, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा राकेश अहिर जी, नेता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो राकेश अहिर जी, सबसे पहला सवाल आज आपसे ही, जिस तरह से आज समाजवादी पार्टी के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया है और ये घोषणा पत्र मेरे हाथ में भी है, इस पर हम सवाल तो करेंगे, लेकिन साफ साफ यहाँ पर जो नजर आ रहा है पीडीए की सरकार की, यहाँ पर जिस तरह से सपा सुप्रीमो बात करते हुए नजर आ रहे हैं, ये पीडीए की सरकार जिस तरह से इस घोषणा पत्र में दिखाई दे रही है, आपसे सवाल है क्या पीडीए की सरकार या इंडिया की सरकार, क्या मतलब है इस पीडीए की सरकार का? मैं आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, पहली बात। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं जी कि घोषणा पत्र ये जनता का मांग पत्र है। ये पीडीए समाजवादी पार्टी का एक स्ट्रेटजी है और उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और जनता का मांग पत्र जो था वो आपके हाथ में है ही है, उस पे हम लोग काम करेंगे। हम लोग महिलाओं को, किसान को नहीं, लेकिन राकेश अहिर जी, इस पीडीए की सरकार में इंडिया गठबंधन कहाँ है? आप पीडीए की सरकार की बात कर रहे हैं, जनता को, अगर आप जनता के अधिकार की बात और पीडीए की सरकार की बात कर रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा है इसमें। देखिए, पीडीए समाजवादी पार्टी का एक स्ट्रेटजी है। गठबंधन तो है ही है हमारा, इंडिया गठबंधन। वह नेशनल जो स्टेट लेवल के गठबंधन है वो इंडिया गठबंधन है। बाकी हमारा गठबंधन और हमारे समाजवादी पार्टी का एक स्ट्रेटजी है, एक रणनीति है पीडीए के तहत, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो आपके कहने का मतलब है कि पीडीए इंडिया गठबंधन पर भारी है? इंडिया गठबंधन पे नहीं भारी है। पीडीए और इंडिया मिलकर एनडीए को इस बार हराने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, लेकिन आपके यहाँ घोषणा पत्र में तो पीडीए ही नजर आ रहा है, इंडिया गठबंधन का कहीं जिक्र नहीं। समाजवादी पार्टी का माना घोषणा पत्र था, लेकिन यहाँ पर इंडिया की सरकार की भी तो बात हो सकती थी। पीडीए की सरकार की आप बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये नजर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी ही समाजवादी पार्टी है, इंडिया गठबंधन आपके एजेंडे में कहीं फिट नहीं हो रहा। ये जो मांग पत्र है, ये जनता का मांग पत्र है। जनता के हिसाब से, जनता का जो मांग है, जो उम्मीद है, जिस पे भारतीय जनता पार्टी खरा नहीं उतरी है अब तक के, महिलाओं पे आरक्षण, महिला की भागीदारी, नौजवानों की भागीदारी, किसानों की भागीदारी, मजलूमों की भागीदारी, शोषितों की भागीदारी, सड़क, बिजली, विकास, इससे जो मांग है वो आज मैनिफेस्टो में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबसे साझा किया, देश से साझा किया, प्रदेश से साझा किया। चलिए आएंगे आपके पास में। हमारे साथ मुन्ना खान जी भी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। मुन्ना खान जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आ रही आवाज आ रही। जी मुन्ना खान जी, सपा का घोषणा पत्र तो आपने देखा ही होगा जी। और जिस तरह से यहाँ पर पीडीए सरकार की बात आ रही है, घोषणा पत्र के तमाम मुद्दे हैं। 2025 तक जनगणना की बात भी की गई है और 2029 तक सभी को न्याय देने की बात की गई है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो सबसे अहम और साफ साफ नजर आ रही है, इस बार पीडीए सरकार, इसका मतलब आप मुझे समझाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल मैं समझाऊंगा। पीडीए सरकार का मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। पीडीए कोई ब्रांड, कोई दल का नाम नहीं है। पीडीए एक आत्मा से निकली हुई आवाज है, जो पिछड़े की है, दलित की है, अल्पसंख्यक की है। उसमें युवा भी आ रहे हैं, किसान भी आ रहे हैं, जवान भी आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही है। तो इसलिए श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया कि अब सबको एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन के अलायंस के साथ अब बहुत ताकत से आपको लड़ना पड़ेगा और ये तानाशाही सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करे 2020 में। इसलिए पीडीए का नारा है। पीडीए कोई किसी ऑप्शन से इंडिया, आपने बार बार सवाल किया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कि पीडीए क्या अलग है। अलग कोई नहीं है, हम सब एक साथ है, हमारा नारा भी एक साथ है। हम एकजुटता के साथ 2024 का चुनाव लड़ेंगे इंडिया अलायंस के साथ, बहुत ही मजबूती से इंडिया अलायंस 2024। ठीक है मुन्ना खान जी, अगर आप इस बात से सहमत है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सरकार की बात होती है तो सरकार तो ये होता है कि या तो इंडिया गठबंधन की सरकार है या एनडीए की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल होता है तो बीजेपी की सरकार माना जा सकता है। लेकिन पीडीए की सरकार का मतलब
यहाँ पर मुझे तो साफ नहीं नजर आ रहा। और पीडीए की सरकार की अगर आप बात करते तो फिर इंडिया गठबंधन की सरकार कहाँ है? चंद्रभूषण जी, क्या लगता है आपको? 10 सेकंड हमारी बात पूरी नहीं हुई जी। देखिए, इंडिया गठबंधन की सरकार, आप कह रहे हो पीडीए की सरकार, पीडीए और इंडिया गठबंधन में कोई फर्क नहीं है। अच्छा। अगर फर्क देखना है तो भारतीय जनता पार्टी में फर्क देखें। वहाँ कई सारे जुमले हैं, कभी बहुत हुई महंगाई के मार। अरे फिर तो आपको इंडिया गठबंधन का नाम बदलकर पीडीए रख देना चाहिए ना, फिर जब आपको कोई एतराज नहीं है, आप सहमत है पूरी तरीके से। हाँ, हमें नाम बदलने की जरूरत नहीं है। पीडीए नारा है एकजुटता का, सारे दल का, जो पीड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं, जो वंचित हैं, उनको एकजुट कर करके इंडिया गठबंधन के अलायंस है वो 2024 में। चंद्रभूषण जी, जवाब दीजिएगा आप इस पर। सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी और पीडीए की बनेगी, पिछड़ों के, दलित की, आदिवासी। नहीं, अब ये आपको डिसाइड करना है कि सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी या पीडीए की बनेगी। भाई सपा सुप्रीमो ने तो साफ कर दिया सरकार पीडीए की बनेगी। आप भी अगर समर्थन कर रहे हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं एक ही बात तो लेकर चलेंगे ना। आप बातों को झोल देना चाहते हो। मैं कह रहा हूँ पीडीए नारा है, कोई दल, कोई ब्रांड और किसी दल, इसके कोई संस्थापक नहीं है। ये नारा है कि हम अरे तो मुन्ना खान जी, यही सवाल तो मैं भी कर रही हूँ ना कि आप जनता के सामने जिस तरह का घोषणा पत्र लेकर आ रहे हैं, आप जनता को समझाते फिरेंगे कि इंडिया गठबंधन क्या है और पीडीए क्या है। पीडीए की सरकार की आप बात कर रहे हैं तो पीडीए की सरकार की बात कीजिए, और अगर इंडिया गठबंधन चाहते थे तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर मेंशन होना चाहिए था। चंद्रभूषण जी, जवाब दीजिएगा। देखिए, न राकेश जी में कोई फर्क है, न मुन्ना खान जी, दोनों एक ही है, बस सिक्के के दो पहलू हैं। समझने का प्रयास कीजिए कि राकेश जी और मुन्ना खान जी दोनों एक हैं, ठीक है। तो पीडीए, जिस प्रकार पीडीए का घोषणा पत्र आया है और एक इंडिया कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है, तो ये पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपने अपने घोषणा पत्र, अपने अपने स्वार्थ को लेते हुए हर राज्य में अपना अलग अलग घोषणा पत्र जारी कर रही हैं। तो आप इससे समझ लीजिए कि इंडिया गठबंधन कहीं है ही नहीं। ये बस एक दूसरे से कम ज्यादा आंकने में। अब ये समझने का प्रयास करिए कि जो समाजवादी पार्टी अपने स्वयं को राष्ट्रीय स्तर पर 100 सीटें नहीं लड़ रही है चुनाव, तो लोकसभा चुनाव में वो अपना घोषणा पत्र दे रही है, अपनी सरकार बनाना चाह रही है। हाँ, यदि इंडिया गठबंधन का सामूहिक घोषणा पत्र आता तो मैं ये मानता कि ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का कोई सामूहिक घोषणा पत्र अभी तक नहीं आया है। मुन्ना खान जी, इस पर जवाब दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र दिया, उस पे बराबरी करने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र दिया, आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र दिया। तो आप ये बताइए कि इंडिया गठबंधन है ही नहीं। इंडिया गठबंधन तो है नहीं। ये लोग बस एक दूसरे को किस तरह से कमतर किया जाए, किस तरह से एक दूसरे का कंपटीटर बना जाए, इस प्रयास में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 500 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, आप समझ लीजिए। मुन्ना खान जी, जवाब दीजिएगा। मैं जवाब दे रहा हूँ। मित्र हमारे, अब सुन तो ले, मित्र सुन ले। 80 सीटों का टारगेट है उत्तर प्रदेश में। स्वाभाविक है 55-60 सीट समाजवादी पार्टी लड़ रही है, तो 55-60 सीट पे जो वोट पड़ेंगे वो अखिलेश यादव जी के नाम पे पड़ेंगे, उनको देखते हुए पड़ेंगे। और उनके जो हितैषी होंगे, जो उनके दुख दर्द बांटने वाले होंगे, जिन्हें ये लगेगा कि अखिलेश यादव जी अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो उत्तर प्रदेश का भला अखिलेश यादव जी करेंगे, तो क्या अखिलेश यादव जी का दायित्व नहीं बनता है कि वो भी अपने साथियों के लिए, अपने जनता के लिए, अपने जानकार के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कुछ वो घोषणाएं कर दे? इसमें बुराई क्या है? अगर हम घोषणा कर रहे हैं तो उसे पूरा भी कर रहे हैं। आप जुमलों नहीं, बुराई घोषणा पत्र में नहीं है, बुराई घोषणा पत्र में नहीं है, पर सवाल तालमेल का है। ये घोषणा पत्र, आपका क्या कहना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर संयुक्त घोषणा पत्र नहीं कर सकती क्या? इसीलिए आपको अलग अलग घोषणा करने की जरूरत पड़ रही है? जी, मैं कह रहा हूँ, जब ये इंडिया गठबंधन, जब इनके नाम का ऐलान होना था, जब ये सारे दल इकट्ठा हो रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डिबेट पे क्या कह रहे थे? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव है, ये सारे दल एक जगह नहीं आ सकते। जब सारे दल एक जगह आ गए तो क्या कहने लगे कि सारे भ्रष्टाचारी एक जगह आ गए। चलो ये भी मान लिए, करे इनमें तो अब तालमेल बन ही नहीं सकती।
अरे भाई साहब, हमने अरे लेकिन मुन्ना खान जी, आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अलग घोषणा पत्र, समाजवादी पार्टी का अलग घोषणा पत्र, इंडिया गठबंधन कहाँ है? इंडिया गठबंधन और घोषणा पत्र का क्या मतलब है? अगर केंद्र में सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, तो सभी घोषणा पत्र, जितने भी घोषणा पत्र जारी किए जा रहे हैं, चाहे हमारे किसी भी साथी से, उसके काम को पूरा किया जाएगा। अरे तो फिर आपको इंडिया गठबंधन, मुन्ना खान जी, फिर इंडिया गठबंधन में साथ आने की जरूरत ही क्या थी? आप आपसी समझौते पे सीटें वैसे ही बांट लेते और अपने अपने घोषणा पत्र पर ही लड़ाई कर लेते फिर। नहीं, एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया, उसमें किसी दल ने विरोध किया क्या? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अब भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची क्यों लगी? क्यों? इन्हें पता है कि कांग्रेस के शासन काल में, कांग्रेस की सरकार बनते ही सारे घोषणा पूरे होंगे, जितनी घोषणाएं हुई है सभी वादे पूरे किए जाएंगे। हमने प्रमाण, हमारे पास प्रमाण हमने किए हैं, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, हिमाचल हो, कहीं भी हो। चंद्रभूषण जी जवाब दीजिएगा। करने का काम क्या? लेकिन नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगर आपने वादे पूरे किए तो फिर जनता आपको वापस सत्ता में लाई क्यों नहीं? अरे सवाल ये प्रजातंत्र है, यहाँ कभी गाड़ी पे नाव, प्रजातंत्र में आपका नतीजा तो जनता ही देती है ना। अगर जनता ही खुश नहीं है आपकी घोषणाओं को पूरा करने से, तो किसकी कसौटी पर खड़ा उतरने की बात आप कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी पढ़ा हुआ बंदा कभी कभी वो जादूगर के जाल में फंस जाता है। 10 का मैं 20 करके दिखा रहा हूँ, वो भी खड़ा होकर दिखने लगता है, देखो यहाँ हो क्या रहा है। तो कभी कभार जनता जुमलेबाजी में आई है, लेकिन 2024 में मुन्ना खान जी, ये मत मानिएगा कि कहीं कोई कमी रह गई होगी। जनता पर पहले ईवीएम, फिर जनता। चंद्रभूषण जी जवाब दीजिएगा। हमने ईवीएम का तो नाम ही नहीं लिया, ईवीएम का तो नाम ही नहीं लिया, ईवीएम के बारे में कुछ कहा ही नहीं। कोई मतलब जनता जनार्दन है, सत्ता से बाहर की कोई बात नहीं, हम जनता के बीच जा रहे हैं। और इनके वादे जैसे वो गिनवा रहे हैं कि 2013 में लक्ष्यदार भाषणों में इन्होंने देश की जनता के साथ वादा किया, क्या वो वादे पूरे हुए? सीधा सा सवाल है। देश को इतिहास में पहली बार इतना झूठा प्रधानमंत्री मिला है जो सारा देश खफा इनकी बातों से। इनको टीवी पे कोई नहीं देखता, जैसे न्यूज चैनल पे आते हैं ये फट लोग चैनल बदल लेते, आप देख लीजिए। समाजवादी पार्टी एक ही राग आप आलापोगे, एक ही धुन गाओगे, और तो आप देश की जनता नहीं सुनेगी। इंडिया गठबंधन यदि है ही नहीं, इंडिया गठबंधन का कोई मतलब ही नहीं है, तो अलग अलग इन पार्टियों के घोषणा पत्र का क्या मतलब है? आप कौन सी सरकार बनाने जा रहे हैं? आप सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम गरीबों की सरकार बनाएंगे, मजदूरों की सरकार बनाएंगे, अल्पसंख्यकों की सरकार बनाएंगे, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी बना रही है, हम पीड़ितों की सरकार बनाएंगे। लेकिन इस बार मोदी सरकार नहीं बनने देंगे, ये वादा रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार सरकार भी शोषित की सरकार बनाएंगे, वंचित की बनाएंगे, पीड़ित की बनाएंगे, बेरोजगारों की बनाएंगे, लेकिन मोदी की सरकार नहीं बनने देंगे। सरकार भी बनेगी और 400 पार भी होंगे। इसलिए आप इस बात को समझने का प्रयास करिए, जो घोषणा पत्र आप लोग लागू कर रहे हैं उस घोषणा पत्र का कोई मतलब नहीं। राकेश अहीर जी, राकेश अहीर जी, पीडीए की जिस तरह से आप बात करते हुए नजर आ रहे हैं, अगर आप पीडीए की बात कर भी रहे हैं तो उसी पीडीए में से निकलकर एक पीडीएम खड़ा हो गया है, पल्लवी पटेल और ओवैसी ने साथ मिलकर खड़ा कर दिया है। अगर इतनी ही चिंता पीडीए की थी तो पार्टी में पीडीए मेंटेन क्यों नहीं हो पाया? जी प्रियंका जी, मैं आपको तस्वीर स्पष्ट करने जा रहा हूँ कि भाजपा अब झूठ जो है भाजपा की जनता जान चुकी है, और भाजपा के पेट में इसलिए दर्द है कि वो 80 का 80 चुनाव इस बार हार रही उत्तर प्रदेश से। 30 लाख लोग नौकरी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में पर चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ सुन लीजिए, 30 लाख नौकरी आपने नहीं दिया जो सेंट्रल में खाली है। आप किसानों के आय दुगनी करने की बात कही थी, 45 किलो बोरी में जो है देकर 5 किलो टेनी मार लिए। आप किसानों के साथ नौकरी इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आरक्षण देना पड़ेगा। आप इसलिए जो है अग्निवीर व्यवस्था लाए कि ताकि नौजवान जो गरीब पिछाड़ किसान मजदूर के बेटे थे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए। क्या पीडीए की सरकार बन सीमा सुरक्षित नहीं करना चाह रहे हैं? हिमाचल प्रदेश से जो वीडियो आया है, जो चाइना ने जो सड़क बनाया है, आपको शर्म आनी चाहिए कि गाय और गोबर की बात करते हैं आप, देश की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं। चाइना वहीं डेली कब्जा कर रहा है। हिमाचल प्रदेश से जो
वीडियो जाए क्या आप वो नहीं देखे? आपका राष्ट्र प्रेम जो है नहीं भड़का कि चीन जो है हिमाचल की सीमाओं को सिकोड़ रहा है, कब्जा कर रहा है। चंद्रभूषण जी, आपका जवाब। पुरानी पेंशन पे क्यों आप चुप्पी साधे हुए हैं? अंग्रेजों की देखिए, इनके पास कोई भी तथ्यपूर्ण सवाल नहीं, ये बस झूठ के प्रोपोगंडा को झूठ तो आप बोल रहे हैं महाराज, जाना चाहते झूठ आप बोल रहे हैं। आप आज तक सत्य बोले ही नहीं। गाँव पे राजनीति करने वाले आप हैं, गाँव पे राजनीति करते हैं और गाँव के जो काट के चंदा लेने वाले इलेक्टर बॉल से भी आप हैं। 250 करोड़ आपने चंदा लिया, चंदा तो नहीं वो वसूली कहाँ जाएगा? बारे में गाय माता के नाम पे राजनीति आप करते हैं और जो गाय काट रही है उस कंपनी से आपने 250 करोड़ वसूली किया। ये जनता जान रही है कि आप केवल बस दो मुँह साफ है। करने वाले लोग कौन है? जनता जान रही है और इस बार आपको 24 में दिल्ली की कुर्सी हिलती नजर आ रही है, इसलिए आप बौखलाए हुए हैं। समाजवादी आपके पास कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। आपको आपके चंद्रभूषण जी, आपके ही समाज के लोग सहारनपुर में कैंप लगा के बहिष्कार भाजपा का करने के लिए ऐलान कर रहे हैं। गुजरात में आपके करनी सेना के आपके समाज के लोगों की पगड़ी नोची जा रही है गुजरात पुलिस द्वारा। अरे आपका समाज ही बहिष्कार कर रहा है, क्या बात कर रहे हैं? सबके विश्वास की बात करिए राकेश, आप क्या बात कर रहे हैं? गोबर की भी बात कीजिए। जनता समझ गई है, जनता आपको भगाने के लिए इस बार कमर कस ली है, किसान मन बना लिया है। रोजगार के लिए भी किसान मन बना लिया, नौजवान मन बना लिया। आपका झूठ अब जनता नहीं समझ रही है। बात कर रही है। आप लोग थोड़ा आत्मचिंतन करिए, ठीक है? आत्मचिंतन हम लोग कर रहे हैं, तभी तो हम लोग जनता के बीच में जाके बता रहे हैं कि जो गाय की बात करते थे, जो उस गाय को रक्षा के नाम पे आप न जाने कितने मामले सिंह कराए, आज उसी गाय के काटने वाली बीफ कंपनी से आपने 250 करोड़ वसूली किया है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से। ये जनता जान रही है। 10 सेकंड देना, 10 सेकंड। चलिए मुन्ना खान जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए, अभी कानपुर की घटना है, बंजारा समाज के बस्तियों में वहां के प्रधान ने आग लगाई, जिसमें एक 8 साल का बच्चा और बाकी जेंट्स और महिलाएं, उन्हें जलाया गया। ये कल रात की घटना है। बंजारा समाज जो उत्तर प्रदेश में है, जिसकी अच्छी खासी आबादी, लेकिन सरकार उसमें कोई सुध नहीं ले रहा। अगर उनपे सवाल करो तो ये लच्छेदार भाषणों में शमशान, कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद ये घुमाएंगे। लेकिन बंजारा समाज जो आज पीड़ित है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वहाँ बंजारा समाज पीड़ित है, उनका ये कोई सुध नहीं लेता, उनके तरफ से कोई आवाज ये सरकार नहीं उठाती। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये ब्राह्मणों की सरकार है, क्या ये राजपूतों की सरकार है? ये बंजारा की सरकार नहीं है, पीडीए की सरकार नहीं है। अरे लेकिन मुन्ना खान जी, आप अगर भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे तो पीडीए के नारे में क्या लिखा हुआ है? संपूर्ण समाज के अधिकार के लिए प्रतिबद्ध। पहले तो पीडीए लिखा है, फिर संपूर्ण समाज की आप बात करते हैं। पीडीए की जब बात की जाती है तो कभी वो अगड़ा हो जाता है, कभी अल्पसंख्यक हो जाता है, कभी आदिवासी हो जाता है। तो आप उसे क्लियर तो कर देना, फिर आप कह रहे हैं ब्राह्मणों की सरकार। चंद्रभूषण जी, आप जवाब दीजिएगा पहले मुन्ना खान जी के सवाल का। मुन्ना खान जी, ये वही समाजवादी सरकार है जो सपेरों से केवल सांप का नाच देखा करती थी, उनके लिए कभी कुछ किया नहीं। और आप ये समझने का प्रयास करिए कि उन सपेरों के लिए यह समाजवादी पार्टी ने, सपेरे और उनके जैसी कई जातियां थी जिनके लिए कुछ कर दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। केवल इंटरटेनमेंट सैफई में होता था और यहाँ लखनऊ में होता था। तो आप लोग इंटरटेनमेंट कर करके आपने सरकारें नहीं चलाई है, समाज का काम नहीं किया। और पीडीए का मतलब, पीडीए का तो एक क्लियर ही नहीं है। अखिलेश यादव जी का पीडीए का ए अखिलेश है, कौन है? राकेश जी, जवाब दीजिएगा इस सवाल पर। पीडीए का एक तरफ आप पीडीए की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ संपूर्ण समाज की बात कर रहे हैं, कैसे लाएंगे आप? तीसरी तरफ मुन्ना खान जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो ब्राह्मणों की सरकार है। नहीं, मैं हर शोषित और वंचित समाज के साथ हूँ, समाजवादी साथ है, ये मैं कह रहा हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सवाल से भाग रहे हैं, ये सवाल से इसलिए भाग रहे हैं कि इनके सरकार में 10 पेपर लीक हुए, पेपर लीक कराए गए, पेपर लीक नहीं हुए,
पेपर लीक इसलिए कराए गए कि नौजवानों को नौकरी नहीं देनी हो, ये इसीलिए निःशुल्क शिक्षा नहीं कर रहे हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, चंद्रभूषण जी इसमें जवाब दीजिएगा। सपा सुप्रीमो ने ये आरोप लगाया है कि पेपर लीक इसीलिए कराए जाते हैं क्योंकि आपकी नौकरी देने की नीयत नहीं है। मैं आपको देखिए, आपको एक मिनट और मैं ले रहा हूँ। इनके सरकार में जो ये गुंडा का आरोप समाजवादी पे लगाते हैं, इनके सरकार में अभी फतेहपुर सीकरी में पुलिस चौकी में इनके लोगों ने पीटा है। बनारस में गोदौलिया चौराहे पे पुलिस में वो पीटा गया है। पुलिस का इकबाल इतना कमजोर हो गया है कि भाजपा के गुंडे पुलिस की लगातार पिटाई कर रहे हैं। ये क्या बात करेंगे? कोई ये महिलाओं के साथ छल किया, इन्होंने किसानों के साथ छल किया। मैं कह रहा हूँ कि इनकी सरकार थी तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लगा के एमएसपी क्यों नहीं दिए? एमएसपी देना चाहिए, मगर मैं समाजवादी के नाते मैं कह रहा हूँ मेरा चलिए समय मेरे पास ज्यादा नहीं है राकेश जी समय नहीं है, आपको यहीं पे रुकना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए मुन्ना खान जी, चंद्रभूषण जी, राकेश जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह एक तरफ उत्तर प्रदेश में सपा सुप्रीमो के द्वारा आज समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया गया है, 2025 तक जनगणना से लेकर नौकरी से लेकर शिक्षा तमाम वादे जनता के साथ किए गए हैं और कहा जा रहा है कि ये जनता की मांग और अधिकार की बात की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है। लोकसभा चुनावों को देखते हुए 7 प्रत्याशियों को मैदान में एक बार फिर से उतार दिया गया है और इसके बाद 5 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रह जाते हैं, यानी कि 75 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बिल्कुल पक्की चल रही है। अब देखना ही होगा कि एक तरफ समाजवादी पार्टी के वादे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की मोदी की गारंटी, इनमें से आखिर जनता 4 जून को किसे चुनती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।